हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज हम आपके बीच में सीटी 10+2 यानी सीटी 12 लेवल की इंपॉर्टेंट क्लास है ये लेकर आ गए हैं। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी की सीटी 12 लेवल की जो तैयारी है वो एकदम शानदार चल रही है। देखो विद्यार्थियों, ये जो हमारी क्लास है ये इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल क्वेश्चन आप मिस मत करना, क्योंकि आपका जो हाल ही में सीटी स्नातक स्तर यानी सीटी ग्रेजुएट लेवल का 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, उस हिसाब से इस क्लास को मैंने बनाया है। आपको पता है लेवल आपका 12th लेवल का थोड़ा सा ईजी आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी टाइप से आएंगे, जैसे हिंदी का आ गया, रीजनिंग का आ गया, मैथ का आ गया, जीके का आ गया। इस हिसाब से मैं आपके बीच में क्लास लेकर आया हूं। और आज की इस क्लास में हम इंडिया जीके, रीजनिंग, हिंदी, राजस्थान जीके सब कुछ देखने वाले हैं। तो एक बार आप एकदम अच्छे से क्लास को देख लेना। और जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीटी 10+2 की एकदम शानदार क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, और न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप है ना अभी अपना जो कीमती समय है 10-15 दिन का, उसको बचा लीजिए, अपने कीमती समय को बर्बाद मत कीजिए। आप 12-12 घंटे जो मैराथन क्लास देख रहे हो ना, उसको बंद कर दीजिए, कोई काम नहीं आएगी। आप अभी 12 घंटे मैराथन क्लास देख रहे हो और जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना, उसमें से एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूं, आप अपना टाइम है ये बचा लीजिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने आपको सिर्फ जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम थी उसमें आपको सिर्फ 5-7 दिन पढ़ाया था राजस्थान जी की। उसमें से अगर राजस्थान जी की 30 क्वेश्चन आ रहे थे ना, तो 20-25 अपनी क्लास से आ रहे थे। इसलिए बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एकदम अच्छी तैयारी मैं आपकी कराऊंगा, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, ठीक है। आप मेरी क्लास लोगे ना, अब आप जैसे ये क्लास पूरी कंप्लीट देखोगे ना, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बिना कहे आप खुद कमेंट करके जाओगे कि सर जी वास्तव में आपने सही बोला था, क्लास में मजा आ गया, क्योंकि मैं उसी लेवल से आपको पढ़ाता हूं। इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, लगभग आपकी 30 मिनट की क्लास होगी। देखो विद्यार्थियों, सबके क्वेश्चन डाले। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपका इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पहला क्वेश्चन आपका क्या करे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके पंचायती राज व्यवस्था से ये क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। संविधान का जो संशोधन है ना, वहां से क्वेश्चन बन रहे थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाला है। पहला प्रश्न आपका क्या करे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपका क्या करे कि जैसे आपके संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जो सीटी की ग्रेजुएट लेवल की चारों शिफ्ट थी ना, उसमें से हर बार जो आपकी संविधान का संशोधन है वहां से प्रश्न पूछा जा रहा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टार लगा लेना, एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ लेना। आपको 12-12 घंटे की मैराथन क्लास लेने की कोई जरूरी नहीं है। प्रश्न क्या करे कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की जाएगी। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक बात ध्यान से सुन लेना, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके जो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य है ना, उस प्रत्येक राज्य में आपकी क्या होगी, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू होगी। तो इसको एक बार दिमाग में फिट कर लेना, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन को समझाने की कोई जरूरी नहीं है। मान लो 20 लाख से जो अधिक आपकी जनसंख्या वाले राज्य है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज है, उसको लागू किया जाएगा। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बात की गई है, ये आपके 73वें के द्वारा बात की गई है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करे, अरे सबके क्वेश्चन डाले हैं, इंडिया जी के, हिंदी, रीजनिंग, राजस्थान जी के सबके क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह रंगीला था, शाह आलम था, अहमद शाह था, या फिर बहादुर शाह सेकंड था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे, आपके बहादुर शाह सेकंड थे। इसमें आप थोड़ा सा स्टाल कर लेना, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और आपकी हिस्ट्री से ना, इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन 1-2 प्रश्न आपके कन्फर्म आएंगे। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, देखो रीजनिंग के प्रश्न भी मैंने डाले हैं, क्योंकि एग्जाम में रीजनिंग के भी 10-12 प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से संबंधित है, कथन निष्कर्ष का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रश्न आपका क्या करे कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। देखो कथन क्या करे कि अगर प्याज, ठीक है, प्रश्न आपके फर्स्ट कथन को पढ़िए आप एकदम अच्छे से। कथन आपका क्या करे कि जैसे प्याज की कीमत बढ़ गई है, ठीक है, क्या है, प्याज की कीमत बढ़ गई है, प्याज की कीमत बढ़ गई है। एक तो सॉरी, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर प्याज के उत्पादन में कमी होगी तो प्याज की जो आपकी कीमत है ये बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या कह रहा है कि प्याज की कीमत बढ़ गई है। तो एक तो कह रहा है कि अगर प्याज के उत्पादन में आपको पता है कमी हो जाएगी, अगर प्याज का उत्पादन कम होगा, ठीक है, प्याज का उत्पादन कम होगा तो इसकी जो कीमत है ना ये बढ़ जाएगी, ठीक है, ये तो प्याज की कीमत है ये बढ़ जाएगी। और दूसरा आपका कथन क्या कह रहा है कि प्याज की कीमत बढ़ गई है। अब आप निष्कर्ष देखिए, एक निष्कर्ष तो कह रहा है कि प्याज के उत्पादन में कमी आ गई है, तो आपकी ये बढ़ गई है, ये एकदम सही है। उसके बाद क्या हो रहा है कि प्याज का निर्यात किया गया है, तो ये कोई सही है क्या, बताओ। ये तो आपके ना, ये तो आपका निष्कर्ष एक है ना, ये तो सही है भाई, क्योंकि इसने अगले ने क्या बोला कि अगर प्याज के उत्पादन में कमी होगी तो आपकी कीमत है ये बढ़ जाएगी। और निष्कर्ष एक में क्या किया गया है कि प्याज के उत्पादन में कमी आ गई, एकदम सही बात है, इसीलिए आपकी कीमत बढ़ी है, उत्पादन में कमी आई है इसलिए आपकी कीमत बढ़ गई, क्योंकि ये बात अगले ने कथन में बोली थी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्याज का निर्यात किया गया है, ये तो हमें कथन में बात देखने को नहीं मिली, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना है, इसमें आपका राइट हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए,
चलो उसके बाद में एक और प्रश्न आपका निष्कर्ष का आ गया है, क्योंकि निष्कर्ष के आपके कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न एग्जाम में 10 से 15 आते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको उसी लेवल से करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको है ना अब सीटी 12 लेवल का जो एग्जाम उसकी अकॉर्डिंग तैयारी कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। आपको बस ऐसे ही मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, ऐसे ही कुछ करवाया जाएगा, वो कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ एकदम अच्छे से क्लास को देख लेना, बिना आप स्किप किए एकदम अच्छे से देखना। पर्सन क्या करे कि दिए गए कथनों को एकदम आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलेगा इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे पर्सन कथन क्या करे कि वर्षा के बिना फसलें बढ़िया नहीं होगी, ठीक है। आपको पता है स्वाभाविक बात है भाई, अगर वर्षा ही नहीं होगी तो फसलें बढ़िया कैसे होगी। आपको पता है वर्षा नहीं होगी तो आपकी जो फसलें हैं उसको नुकसान हो जाएगा, वो बढ़िया नहीं होगी। उसके बाद बी क्या करे कि फसलें बढ़िया थी, फसलें क्या थी, बढ़िया थी। अब इसका निष्कर्ष क्या लग रहा है कि बारिश हुई थी या फिर अच्छी उर्वरक के कारण फसलें बढ़िया हुई थी। तो आपको पता है अगले ने क्या बोला कि वर्षा के बिना तो फसलें बढ़िया होगी नहीं। और बी क्या करे कि फसलें बढ़िया थी, यानी क्या हुई थी, वर्षा हुई थी। यानी क्या हुई, फसलें बढ़िया क्यों हुई, क्योंकि वर्षा हुई। वर्षा के बिना तो फसलें बढ़िया होती नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। अच्छी उर्वरक के कारण फसलें बढ़िया हुई थी, ये तो कोई निष्कर्ष ही नहीं है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप एकदम अच्छे से समझते हो कथन निष्कर्ष को ना। आप यहाँ पे कथन से एकदम अच्छे से निकाल सकते हो जो बात बोली है वो। जैसे इसने बोला था कि फसलें बढ़िया किसके लिए होगी, वर्षा के बिना तो फसलें बढ़िया होगी नहीं। फिर अगले ने बोल दिया कि फसलें बढ़िया हो गई, तो हमें खुद को पता चल गया कि फसलें बढ़िया कब हुई है, जब वर्षा हुई है। तो इसमें ए अनुसरण करेगा। उसके बाद आपका प्रश्न क्या करे, ये देखो आपका प्रश्न करें, ये देखो राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न आ गया है कि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से कब लागू हुआ। ये जो 2009 वाला आपका नियम है ये कब लागू हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ध्यान से देख लेना भाई, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। बनाया तो 2009 में था, लेकिन आपका लागू 1 अप्रैल 2010 के अंदर किया गया था। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न क्या करें, एक सेकेंड, हाँ ये देखो आपकी इंडिया जीके से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे, आपको ऐसे क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे, 12th लेवल में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है, सारे विद्यार्थी। तो क्वेश्चन आपका क्या करें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो विद्यार्थियों, इसमें आपका मैं बताता हूँ, जैसे आपको पता है भरतनाट्यम है, ये आपका किसका है, ये आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कथक आपका किसका है, कथक आपका है किसका रे, कथक आपका है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। सॉरी हाँ, कथक आपका उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आपका कथकली है, ये किसका हो जाएगा, केरल का, ठीक है। और कुचिपुड़ी है, ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेना भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ लिया जाए भरतनाट्यम है, ये किसका नृत्य है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है। ये किसका नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कथक किसका नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कथकली किसका नृत्य है, तो ये आपका किसका हो जाएगा, केरल का। और अगर आपको पूछ लिया जाए कुचिपुड़ी नृत्य किसका है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। एकदम अच्छे से देखना भाई। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें कि 1799 में बड़गांव की संधि और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, यानी आपकी जो बड़गांव की संधि है 1799 में, वो किन के बीच हुई थी, ये प्रश्न आपका कह रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी हुई थी मराठों और अंग्रेजों के बीच, ध्यान रख लेना भाई, मराठों और अंग्रेजों के बीच आपकी जो बड़गांव की संधि है ये 1799 में हुई थी। हिस्ट्री के 1-2 प्रश्न आपके कन्फर्म आएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाई, इस टाइप के पॉलिटिकल के क्वेश्चन बने थे आपके ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, उसी लेवल की क्लास लेकर आया हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि क्लास इंपॉर्टेंट है, कहीं पर स्किप मत करना सिंगल क्वेश्चन को। पर्सन क्या करे कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये बात आपसे पूछी गई है। जैसे मदन मोहन मालवीय और एस.सी. बोस थे, गलत है। महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू थे, गलत है। जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे थे, गलत है। इसमें कौन हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास हो जाएंगे। ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू है, ठीक है। कौन है, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास है। किसके संस्थापक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक है। ध्यान रख लेना, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास है। रट लो भाई इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये अपने राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके से संबंधित है। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, गोविंद गिरी के द्वारा, अमृता देवी के द्वारा, दादू दयाल के द्वारा, जसनाथ के द्वारा। तो संप सभा की आपकी स्थापना की गई थी गुरुजी गोविंद गुरु के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, गोविंद गुरु के द्वारा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें, ये देखो पॉलिटिकल का राजस्थान का, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसको भी स्किप कर रहा हूं मैं जानबूझकर, क्योंकि राजस्थान पॉलिटिकल के मैं क्वेश्चन आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा, लास्ट में बता दूंगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है। सूक्ष्म सिंचाई एवं पेयजल ये संबंधित है, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण भी संबंधित है, सांख्यिकी, आपदा सहायता, सहकारिता, पुस्तकालय कार्य भी है। लेकिन नगर नियोजन आपको पता है पंचायत समिति का कार्य नहीं होता है, वो नगर पालिका के
क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें, ये बाद में करेंगे। हाँ, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवा दूंगा। ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है। ये प्रश्न क्या करे कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। देखो, इंडियन ज्योग्राफी के आपके कम से कम 10 से 15 प्रश्न बनेंगे, एकदम अच्छे से देख लेना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। रामगढ़ है, झरिया है, कर्णपूर्णा है, कोरबा है। तो देख लेना, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र ये आपका कौन सा है, कहाँ पर स्थित है, झरिया में स्थित है। अगर आपको पूछ लिया जाए झारखंड राज्य में सबसे बड़ा आपका कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, झरिया के अंदर स्थित है। कौन से क्षेत्र में है, झरिया केंद्र है। उसके बाद देखिए प्रश्न आपका, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका, क्या करे, हाँ, कि अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र ये किसकी पहल है, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की है, नीति आयोग की है, या फिर NCERT की है, या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की है। तो अन्नपूर्णा आपकी प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये किसकी पहल है, ये आपकी है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की है। ठीक है, ये किसकी है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR की है। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में बाजरा की फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम रहा था। बाजरा की फसल में आपका कौन सा राज्य प्रथम रहा था, ये आपको बताना है। अरे बाजरा उत्पादन में आपको पता है सबसे फर्स्ट पे कौन है, राजस्थान है भाई। ठीक है, आपको खुद को पता है राजस्थान के अंदर क्या होता है, बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, भारत के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है। और पिछली एग्जाम हुई थी ना CT ग्रेजुएट लेवल की, ये जो एग्जाम हुई थी ना अब वाली ग्रेजुएट लेवल की, उसमें पूछा था कि आपका सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। इसलिए अब आपको 12th लेवल में पूछा जाएगा कि बाजरे के उत्पादन में भारत में किसका फर्स्ट स्थान है, तो इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या करे, हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान। ठीक है, ये 2024 के लिए इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए प्रश्न क्या कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था। तो भारत का स्थान आपका कौन सा था, भारत की पोजीशन थी आपकी 7वीं, ध्यान रखना। ठीक है, भारत कौन से स्थान पे था, 7वें स्थान पे था। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, उसके बाद ये जो कंप्यूटर वाले ये बाद में करवाऊंगा, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट ये करवा देता हूँ, सब क्वेश्चन करवाऊंगा, आप बस एकदम अच्छे से देखो। ठीक है, एकदम अच्छे से देखो। ये रिश्ता संबंधी करवाऊँ क्या, रिश्ता संबंधी अभी करवा दूं क्या बाद में, चलो गुरुजी बाद में करवा देना, चलो बाद में रीजनिंग के भी बाद में करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके क्वेश्चन करवाएंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका क्या करा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये देखो आपके मृदा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से प्रश्न आपका क्या करा है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तो इसमें रेगुर मिट्टी के नाम से आपकी काली मिट्टी को जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर आपको पूछ लीजिए राजस्थान में काली मिट्टी कहां पर देखने को मिलती है, राजस्थान में काली मिट्टी कहां पर देखने को मिलती है, तो आप क्या बताओगे, राजस्थान में दक्षिण क्षेत्र है ना आपका, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र है ना, वहां पर काली मिट्टी देखने को मिलती है, और उसको क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखो मैंने बोला था ना, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, रीजनिंग सबके क्वेश्चन डालिए, मजा आ जाएगा। प्रश्न अगला क्या करे कि नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व कहां पर है, तो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व आपका हो जाएगा गुरुजी कहां पर, उत्तराखंड राज्य में। कहां पर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। मैंने ये जो क्लास है ना वो आपकी किस लिए बनाई है, ये क्लास आपके जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है उसी बेस पर बनाई है। हाँ, हालांकि मैंने क्या किया, लेवल थोड़ा इजी किया, हार्ड नहीं किया, क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे, बस लेवल में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, और वो मैंने कर दिया है। तो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है, तो ये आपका गुरुजी उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, इसलिए मैं क्वेश्चन को 2 बार बोल रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपके हाथों हाथ क्लास में फिट हो जाए। प्रश्न आपका क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन एक रोपण फसल है, रोपण फसल कौन सी है, चाय है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है। एकदम क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है भाई, क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल है, चाय, गेहूं, बाजरा या फिर चावल। देखो, गेहूं चावल बाजरा, गेहूं चावल बाजरा, ये तीनों आपको पता है एक अलग है। ठीक है, और चाय आपकी क्या हो जाएगी, एक अलग रोपण फसल हो जाएगी। ये क्वेश्चन अगर आपको रीजनिंग में पूछ लिया जाए ना तो भी आप कर सकते हो, तो ये जीके की क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। रोपण फसल, ये 3 आपको पता है एकदम अलग है भाई। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो ये 3 तो एकदम अलग है, और चाय वाला अलग है, तो चाय इसमें राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर रीजनिंग में आ जाए ना तो भी आप गलत नहीं करोगे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चाय हो जाएगा गुरुजी। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या करे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्राकृतिक
तंत्र नहीं है? बताओ कौन सा प्राकृतिक तंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र आपको देखो जैसे बताता है पर्वत, रेगिस्तान, जंगल, ये तो जंगल ये सभी है, लेकिन मछली का कोई प्राकृतिक परितंत्र नहीं होता, ये इसमें शामिल नहीं है। ये तो देखते ही कर सकते हो आप, ये तो एकदम देखते ही कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर बोलते हो सर जी एजुकेशन क्यों करवाते हो? एजुकेशन भी है ना, ये भी आप गलत करके आओगे, ये भी गलत करके आओगे। ये एजुकेशन एग्जाम में आ जाएंगे। प्रश्न आया था गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन है, या फिर प्रश्न आया था जैसे आपका प्रश्न क्या आया था कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सभी विद्यार्थी हिंद महासागर करके आए थे और इसमें प्रशांत महासागर होता। तो एजुकेशन भी आप गलत करके आते हो, इनको भी एक बार दिमाग में फिट कर लेना। प्रश्न क्या करे कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर आपके इनके रचयिता हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी आपकी सुरंग कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन आपको पेड कोर्स में देखने को नहीं मिलेंगे। 12-12 घंटे की मैराथन क्लास हो रही है ना, वो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। मैं आपको हिंदी, रीजनिंग, जीके, इंडिया जीके सबके क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं एकदम अच्छे से सब्सक्राइब कर देना, एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है गुरुजी? अटल सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग है। अब उसकी लंबाई पूछिए, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग की आपकी अटल सुरंग है, उसकी लंबाई है आपकी 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर। अब आपका सीटी का एग्जाम होगा ना, उसमें सभी ऑप्शन में 9 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। 9% तो 9 तो आपको सब में देखने को मिलेगा। आगे का पॉइंट आपको याद करना है। 9.02 किलोमीटर आपकी किसकी लंबाई है? अटल हाईवे सुरंग की लंबाई है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद हिंदी का प्रश्न आ गया है भाई। आप बोल रहे थे हिंदी का प्रश्न लेकर आओ, हिंदी के प्रश्न लेकर आओ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि श्रवणीय शब्द में कौन सा समास है? श्रवणीय शब्द में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवणीय शब्द में कौन सा समास है? सॉरी, श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपको पता है शब्द के एंड में जुड़ता है। प्रत्यय क्या होता है गुरुजी? शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है। तो इसमें देखो ये तो कदे भी नहीं होगा, ये तो पहले जोड़ रखा है, ये भी नहीं होगा। अब आपके कंफ्यूज इन दोनों में हो रहा है। ठीक है, श्रवणीय 2-3 बार अगर आप बोलोगे ना तो इसका ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अन्य। ठीक है, इसमें आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अन्य प्रत्यय हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंत तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले दे रखा है। ठीक है, और ये तीनों है, इसमें आप इनको 2 बार बोलो। कोई भी अगर आपको प्रत्यय उपसर्ग अगर आपको पहचानना है तो इसकी स्मार्ट ट्रिक क्या है? कोई भी शब्द को 2-3 बार बोलो, कम से कम 3 बार बोलो। तो अंधेरा, तो इसमें आपका हो जाएगा एरा प्रत्यय। ठीक है, एरा प्रत्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन को आप लॉक कर देना। ऐसे ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद विलोम दे रखा है, इसको बाद में सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश आ गई है क्या? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कंप्यूटर के भी 10-12 प्रश्न बनते हैं, तो सबके क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको। कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संबंध में पीसी का क्या अर्थ है भाई? पीसी होती है ना कंप्यूटर में, उसका क्या अर्थ है ये बताना है। कंप्यूटर के संबंध में पीसी का क्या अर्थ निकलता है ये आपको बताना है। जैसे प्रोग्राम काउंटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, प्रोग्राम परिवर्तक होता है, परफॉर्मेंस काउंटर होता है। तो पीसी का अर्थ क्या होता है आपका? पीसी का गुरुजी आपका अर्थ क्या होता है? पीसी का अर्थ होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का क्या अर्थ होता है? प्रोग्राम कंप्यूटर होता है, सॉरी प्रोग्राम काउंटर होता है। क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद पर्सन क्या करे? ठीक है, ये बाद में करवा दूंगा, सब क्वेश्चन कराऊंगा, आप एकदम अच्छे से देखो भी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी होती है? आप बोलोगे सर जी आप कंप्यूटर भी कराओगे? अरे सब सब्जेक्ट कराऊंगा, आप बिल्कुल मत घबराओ। पर्सन क्या कराए? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज पूछा है। सबसे तेज मेमोरी आपकी कौन सी हो जाएगी? केस मेमोरी। ठीक है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की? केस मेमोरी आपकी सबसे तेज मेमोरी होती है। उसके बाद पर्सन क्या कराए? निम्नलिखित में से कौन वत्स जनपद की राजधानी थी? वत्स जनपद की राजधानी कौन सी थी? कौसंबी थी भाई, कौसंबी। सी ऑप्शन को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके से। ठीक है, योजना से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को मैंने डाला है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना भाई। प्रश्न आपका क्या करे? राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से कौन सा अभियान चलाया गया था, या फिर चलाया जा रहा है एक अभियान? कौन सा है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा अभियान है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये आपके खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? खाद्य वस्तु
उपलब्ध कराने से संबंधित हो जाएगा। कब से शुरू है? 2020 से। अगला प्रश्न देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये देखो इंपॉर्टेंट है। मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2020 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान कितना है? जो आपको पता है मैदानी क्षेत्र है वहां पर आवास यानी घर बनाने की योजना चलाई गई है 2024 के अंतर्गत। उसमें केंद्र सरकार कितने पैसे देगी और राज्य सरकार कितने देगी, उस हिसाब से बताना है। उसके में योगदान कितना है, तो उसमें देखो योगदान आपका हो जाएगा 60-40 का, ठीक है, 60-40 का हो जाएगा अनुपात। जैसे 100 रुपए देगी ना, उसमें से 60 रुपए तो आपकी केंद्र सरकार देगी और 40 रुपए आपकी राज्य सरकार देगी। ये बात आपको इस हिसाब से याद करनी है। उसके बाद देखो इसरो का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर के को क्या नाम दिया गया था? साथ में जो रोवर भेजा गया था उसको क्या नाम दिया गया था, ये बात बतानी है। तो उसका रोवर का नाम क्या था, ठीक है, रोवर का नाम क्या था, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ज्ञान गंगा, विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य, लेवल 1 L1, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रज्ञान, ठीक है। उस भेजे गए रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान नाम था। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या करे, केबुल लामजावा, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। चलो ये प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर स्थित है? प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न आया था, सीटी ग्रेजुएट लेवल के एक प्रश्न आया था जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है वहां से संबंधित। तो प्रश्न क्या करे कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सीटी 12th लेवल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लेना। असम में है, त्रिपुरा में है, नागालैंड में है या फिर मणिपुर में है। तो ये आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहां पर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर के अंदर। कौन से आपके राज्य के अंदर स्थित है? तो ये आपका कहां पर हो जाएगा? मणिपुर राज्य के अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहां पर है? अरे एक बात बताऊं क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, IGNP, उसको सिटी ग्रेजुएट लेवल में टारगेट किया गया था भाई, बिल्कुल टारगेट किया गया था। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, सिटी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, उसकी नदी पूछ लो, उसके राज्य पूछ लो, उसकी किसको उसकी स्वर्णरेखा कहा जाता है, कुछ भी पूछ लो, लेकिन एक ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था। उस टॉपिक को, उस परियोजना को टारगेट किया गया था साफ साफ। तो उसमें आपको टारगेट किया गया, तो 1-2 क्वेश्चन आपको 12th लेवल में भी देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्या करे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, साफ साफ क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका संभागीय मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर में है, हनुमानगढ़ में है, जैसलमेर में है या फिर जयपुर में है। तो इसका संभागीय मुख्यालय अब क्या करके आएंगे? सभी या तो बीकानेर करके आएंगे, लेकिन ये बीकानेर में नहीं है, इसका संभागीय मुख्यालय जयपुर के अंदर है। डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से कौन सा स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से आपका किया गया था राउरकेला, ठीक है। कौन सा किया गया था? राउरकेला, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो सी को अपन क्या कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, वेरी गुड। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, महिलाओं और नागरिकों के अधिकार की घोषणा किसके द्वारा की गई? ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला है, इसको बाद में देखेंगे, ये भी देख लेंगे। हाँ अच्छा, ये प्रश्न पूछ रहा है आपको, ठीक है। 29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? सप्ताह का कैलेंडर आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं करवाऊंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सिलेबस में है वही क्वेश्चन करूंगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा दिए गए अक्षरों का सही जल छवि है? जल छवि बतानी है। देखो जल छवि, जल प्रतिबिंब और आपको दर्पण प्रतिबिंब एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं, रीजनिंग आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बिल्कुल मत घबराओ, एक क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। तो प्रश्न को देखो, मैं 2 ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो आपको मैं बताऊं, जो आपका है ना दर्पण प्रतिबिंब होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, दायां बायां चेंज हो जाता है, दायां बायां चेंज हो जाता है, ठीक है। ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, दायां बायां चेंज हो जाता है। और जल छवि होती है ना, जल प्रतिबिंब, उसमें ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, दायां बायां चेंज नहीं होता है। ध्यान से देखिए भाई, दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां चेंज हो जाएगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, और जल प्रतिबिंब में आपका ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, जल छवि यानी जल प्रतिबिंब पूछा है। तो जल प्रतिबिंब मैंने बोला है कि आपका ऊपर नीचे चेंज होगा, तो ये तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, ठीक है, पहला तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए 3 में कंफ्यूज हो रहा है आपके, तो 3 में कंफ्यूज हो रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसमें देखो टी सीधा दे रखा है, तो ये तो वापस कट जाएगा, पहले वाला वैसे कट गया और सी वाला वैसे कट गया। अब इन 2 में देखो, इन 2 में अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यू है, यू कौन सा है रे, यू। तो यू में क्या कर दिया है, यू को वापस वैसे ही लिख दिया, तो ये भी कट हो जाएगा। तो इसका सही जल प्रतिबिंब ये कैसे बनेगा, इसका आपका ऐसे बनेगा, ये वाई है, ये ऐसे उल्टा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ का ऐसा हो जाएगा, यू आपका ऐसा लिखा जाएगा, उसके बाद टी आपका ऐसा लिखा जाएगा, एच आपका ऐसा लिखा जाएगा, इस हिसाब से आपका बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका इंडिया जीके से नहीं है, ये आपके राजस्थान जीके से है कि रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? बोला था ना, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग, हिंदी सब के क्वेश्चन आप
आपको बस क्लास को शेयर कर देना है। प्रश्न क्या करे कि रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें गुरुजी आपके कौन हो जाएंगे? गोविंद राज हो जाएंगे। ठीक है, रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गोविंद राज हो जाएंगे। ठीक है, और आपके जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपके कृत्यपाल। और आपके अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वासुदेव हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद ये देखो राजस्थान जी के भी क्वेश्चन है, मत ड्रो भाई, सबके क्वेश्चन डाले हैं। प्रश्न क्या करे कि 1665 की पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि आपको बताना है किनके बीच हुई थी? औरंगजेब और शिवाजी के मध्य, शिवाजी और जयसिंह के मध्य, औरंगजेब और जयसिंह के मध्य, या फिर राव जोधा और शिवाजी के मध्य। तो पुरंदर की संधि आपकी कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किनके मध्य हुई थी? शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच। ठीक है, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच आपकी ये पुरंदर की संधि हुई थी। बी ऑप्शन को आप लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की कौन सी झील नहीं है ये बताना है। अच्छा, मीठे पानी की कौन सी झील है ये बताना है। तो निम्नलिखित में से मीठे पानी की कौन सी झील है? सांबर खारे पानी की है, पचपदरा भी खारे पानी की है, और डेडवाना की भी खारे पानी की है। उदय सागर झील है ना, उदय सागर झील, ये आपकी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है उदय सागर। पचपदरा आपकी बाड़मेर में है, सांबर आपकी कहां पर है? नागौर, अजमेर और जयपुर, इन तीनों में क्या है? मिश्रित फैली हुई है। ठीक है, डेडवाना झील आपकी नागौर में हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद ये प्रश्न आगे करवाएंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित है? ठीक है, संविधान से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे 2-4, तो आपके 12th लेवल में भी आ सकते हैं। प्रश्न आपका क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सी नगर पालिकाओं से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी 12वीं अनुसूची। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये तो सबको पता है, जगदीप धनखड़ है आपके। ठीक है, कौन है? जगदीप धनखड़। ये देखो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल टारगेट किया गया था सीटी ग्रेजुएट लेवल में, आपको बता रहा हूं, योजना आयोग नीति आयोग दोनों को टारगेट किया गया था। तो योजना आयोग के प्रथम आपके अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो उस टाइम आपके प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में योजना की जगह क्या चल गया है? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में कौन है? आपके नरेंद्र मोदी। योजना आयोग नीति आयोग से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाया कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग का पूछ लिया, योजना आयोग की स्थापना पूछ लिया, नीति आयोग की स्थापना पूछ लिया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछ लिया, लेकिन योजना आयोग के अभी तक अध्यक्ष नहीं पूछे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद ये प्रश्न नहीं है, ये भी आपको बाद में कराऊंगा, मैथ के भी। ठीक है, सबके क्वेश्चन डाले हैं, बस आप मत घबराओ, टोटल क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड की स्थापना पूछी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है इसका नाम। तो नाबार्ड है, इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? ये बात आपसे पूछी गई है। जैसे आपको 1980, 1981, 1982, 1985 चार ऑप्शन दे रखे हैं। नाबार्ड की आपकी स्थापना है, ये आपकी 1982 के अंदर की गई थी। कब की गई रे? 1982 के अंदर। ठीक है, किसकी? नाबार्ड की। अगला प्रश्न देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या करे कि भूमि सुधार हमारी किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य या फिर फोकस था? फोकस किसको बोलते हैं? प्रमुख लक्ष्य, टारगेट। मतलब भूमि सुधार हमारा किस पंचवर्षीय योजना का टारगेट था या फिर लक्ष्य था? जैसे प्रथम का था, द्वितीय का था, तृतीय का था, या फिर छठी का था। प्रथम यानी फर्स्ट, द्वितीय यानी सेकंड, तृतीय यानी थर्ड, छठी यानी सिक्स। तो इसमें आपका हमारा कौन सी पंचवर्षीय योजना का भूमि सुधार लक्ष्य था या फिर टारगेट था? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ये आपको पता है कृषि से संबंधित थी, इसलिए आपका भूमि सुधार ये आपका है, ये हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का टारगेट था या फिर प्रमुख लक्ष्य था या फिर फोकस था, एक ही बात है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, ये मैथ के हैं, मैथ के करवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, ये पूछा है। तो शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? एक बात बताओ मुझे, ठीक है, क्या बताओ? एक बात बताओ, चक पारणी है, ये ऐसे लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता है। सेंधव और बाकी आपकी है ना, ये सभी सारे के सारे हैं। ठीक है, सही है। ये देखो हिंदी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट क्या है? संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। संकल्प, संकल्प शब्द में कौन सा आपका उपसर्ग है? संकल्प, संकल्प में क्या होगा? सम उपसर्ग हो जाएगा, सम उपसर्ग। ठीक है, एक आपका आया था, किसमें आया था? एक आपका आया था, किसमें आया था? शायद एक फोर्थ शिफ्ट में आया था, इसी टाइप से क्वेश्चन आया था। ठीक है, संस्कार का आया था, संस्कार का आया था, संस्कार का आया था। तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। उसी हिसाब से ये प्रश्न क्या है कि संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, ये बाद में कर देंगे। ये देखो, कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे का सही अर्थ क्या है? कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपका क्या है?
अधिक धन चिंता का कारण होता है। अधिक धन होता है, मान लो जिसके पास अधिक धन होता है वो तो क्या होता है, चिंता करता है। जिसके पास धन ही नहीं है वो क्या चिंता करेगा। तो कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, तो इसका हो जाएगा अधिक धन। अधिक धन चिंता करने का कारण होता है। अमीर और गरीबी की तुलना, ये गलत है भाई, ठीक है। सुविधा में कमी बनी रहना, ये गलत है। नींद ना आना, ये भी गलत है। अधिक धन चिंता का कारण होता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी, राइट, ठीक है। अगला प्रश्न, उसके बाद एक प्रश्न और है, क्या प्रश्न देखते हैं, सारे के सारे देखेंगे भाई, ठीक है। आंखें फेरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखें फेरना, आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। नजर बचाना, उदासीन हो जाना, प्रभाव जमाना, आमने सामने होना, अनुचित। ये तो आपका डी ये सी है। तो इसमें देखो आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा उदासीन हो जाना, ठीक है। बोलते हैं ना आंखें फेर लेना यानी उदासीन हो जाना। ये पर्यायवाची है तो इसको बाद में देख लेना। अच्छा हाँ, तो एक बार इनको सम्मिलित कर लेते हैं, पर्यायवाची को, एक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो आपको पता है, सबको पता है आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें आपको पता है अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, एक बार मुझे बताओ, मुझे बताओ एक बार, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है। अश्व का पर्यायवाची आपका हो जाएगा घोटक, क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। और किरण का पर्यायवाची क्या होता है, किरण का पर्यायवाची क्या होता है, किरण का होता है अंशु, क्या होता है, अंशु। उसके बाद गंगा का क्या होता है, गंगा का आपका क्या होता है, गंगा का हो जाएगा सुर सरित। और आपका जो है ना इंद्र, इसका हो जाएगा वास्तव, ठीक है। ये आपके पर्यायवाची संबंधित हो जाएंगे। और देखो एक दो प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, वो वापस मैं आपको करवाऊंगा, आप बस एकदम अच्छे से क्लास को देखिए, ठीक है। बीच के अंदर मत छोड़िए, ठीक है। ये देखो, निम्नलिखित में से कथन की पहचान करिए जो रबड़ की फसल के बारे में सही है, सही नहीं है। रबड़ की फसल के बारे में कौन सा कथन नहीं सही नहीं है। कथन के 10-12 प्रश्न बने थे, इसलिए कथन को एकदम अच्छे से याद करना भाई, ठीक है। कथन को एकदम अच्छे से याद करना। तो देखो कौन सा सही नहीं है। ये एक भूमध्य रेखीय फसल है, ये तो सही है, ठीक है। ये मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में, ये भी रबड़ वाली सही है। ये एक भूमध्य फसल है, ये मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु में, कर्नाटक में होती है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है, ये भी सही। इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो और देख लेता हूं, बचता है क्या। नाबार्ड वाला करवा दिया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। RRECL का पूर्ण रूप क्या है। RRECL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ध्यान से देख लेना, RRECL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, पूरा नाम क्या है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलो उसके बाद प्रश्न क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो के आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम क्या है। तो आउटपुट डिवाइस का नाम क्या होता है, इसमें होता है मॉनिटर, ठीक है। वीडियो के आउटपुट के लिए उपयोग में किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम होता है मॉनिटर, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये देखो करवाऊं क्या, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा हाई लेवल है भाई, इतने हाई लेवल का हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये भी करवा दिया है, योजनाएं वाला करवा दिया, भारत के वर्तमान उपराष्ट्र भी करवा दिया है, भारतीय संविधान की नगरपालिका का भी करवा दिया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से ग्रामीण, स्थानीय स्व निकाय, राज्य सरकार और पंचायती समिति के बीच संयोजक श्रृंखला की भूमिका निभाता है। तो ये भूमिका आपका कौन निभाता है, तो ये भूमिका निभाता है आपका जिला परिषद, ठीक है। ग्रामीण और जो आपकी राज्य सरकार है इनके बीच जिला परिषद आपका भूमिका निभाता है। ये करवा दिया है। मीठे पानी वाला पुरंदर की संधि करवा दिया, गोविंद राज वाला करवा दिया, जल प्रतिबिंब करवा दिया है। उसके बाद सप्ताह कैलेंडर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये देखो 68 नंबर क्वेश्चन है ना, ये देखो भाई इसमें क्या कर रहा है, 68 में ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ठीक है। 68 में ऑप्शन नंबर ए राइट कर रहा है। टी को 20 लिख रहा है, TE को क्या कर रहा है, 26 लिखा जा रहा है, ठीक है। TEN को क्या लिखा जा रहा है, ये बताना है, ठीक है। ये क्या बताना है कि TEN को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें अगले ने क्या कर रखा है, कोड दे रखा है, और क्या कर रखा है भाई, और तो क्या कर रखा है, कोड ही दे रखा है, ठीक है। जैसे टी का 20 हो गया, ठीक है। E 5 पे आता है, A 6 पे आता है। हाँ समझ में आ गया भाई, मेरे समझ में आ गया। चलो जैसे आपको पता है टी कितने पे आता है, टी आपका 20 हो गया, मान लो E आपका 5 पे हो गया, ठीक है। और A आपका कितने पे हो गया, A आपका कितने पे हो गया, A आपका हो गया 26 पे, क्या हो गया 26 पे, ठीक है। कितने पे हो गया 26, 1 पे हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई, एक बार अच्छे से बताता हूँ मैं आपको। हाँ इस टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन एक दो बनेंगे, मेरे समझ में आ गया। ये देखो कैसे हो रहा है, टी को 20 लिख रहा है, TEA को 26 लिख रहा है। अब आपको क्या बताना है कि TEN को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यदि T बराबर 20 है, TEE बराबर 26 है, तो TEN के बराबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर, राजस्थान जी के, इंडिया जी के सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखो टी को क्या लिख रहा है 20, यानी टी को आपको पता है कितने बराबर आता है अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में 20 पे आता है। उसके बाद TEA को क्या लिख रहा है 26 लिख रहा है। कैसे लिख रहा है, मान लो टी है वो आपका क्या आ रहा है 20 पे आ रहा है, तो ये 20 हो गया। E कितने पे आ रहा है 5 पे आ रहा है, तो ये 5 प्लस कर दो। A कितने पे आ रहा है 1 पे आ रहा है, तो ये प्लस कर दो। ये बराबर कितने हो गए 20 + 5 + 1 बराबर 26
39 हो गया, तो ये अगला क्या कर रहा है 26 लिख रहा है। अब हमें क्या पूछा, TEN का पूछा है, TEN का, तो T कितने पे आता है वापस 20 पे आता है, E कितने पे आता है 5 पे आता है, वापस N कितने पे आता है आपका, N आता है 14 पे, तो इनको जोड़ दो 20 5 25 25 14 39, 39 कौन सी ऑप्शन में है, 39 आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में, यानी TEN के बराबर क्या होगा 39 होगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है क्या, सारी करवा दिए मैंने, ठीक है। ग्राम सभा के सभी वैश्विक नागरिक समूह को क्या कहा जाता है, ग्राम सभा के सभी वैश्विक नागरिक समूह को क्या कहा जाता है, तो उनको ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम क्षेत्र, सॉरी मैंने क्वेश्चन को पहले ही बोल दिया, ग्रामीण क्षेत्र के सभी वैश्विक नागरिकों के समूह क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर वाला करवा दिया, ये अभियान वाला करवा दिया, इसरो वाला करवा दिया, राज्य सरकार वाला करवा दिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी कार्ड करवा दिया है, देखो। और इंग्लिश देखो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ लो, और कोई दिक्कत नहीं है, तुक्के भी लगाकर आ सकते हो। चलो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे प्रश्न हो गए हैं आपके, ठीक है। हाँ, ये रीजनिंग के कुछ प्रश्न है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये प्रश्न क्या है कि जो प्रोग्राम और निर्देशन कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हुए क्या कहलाते हैं, प्रोसेसिंग करने में मदद करते हुए कंप्यूटर की सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एकदम इजी सा प्रश्न है, तो वो सभी आपको बताया क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। जो प्रोग्राम निर्देशन कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ऑप्शन में ए राइट हो जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। लगभग आपकी कितनी मिनट की क्लास थी, 35 मिनट प्लस की क्लास थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्लास में हमने क्या किया, हिंदी के क्वेश्चन देखे क्या, बिल्कुल देखे गुरुजी। कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे क्या, कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल देखे। इंडिया जीके के क्वेश्चन देखे क्या, इंडिया जीके के बिल्कुल देखे। राजस्थान राज्य जीके के क्वेश्चन देखे क्या, बिल्कुल देखे। और रीजनिंग के क्वेश्चन देखे क्या, बिल्कुल देखे। और उसके बाद बचे कौन से, मैथ साइंस और इंग्लिश, इनके क्वेश्चन देखो आप मत पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5-5 प्रश्न आएंगे। और करंट तो आप देखो पढ़ो ही मत, क्योंकि 2-4 प्रश्न आएंगे। तो अब हमने मेन सब्जेक्ट थे रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वो कर लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुना विद्यार्थियों, अपने पास जितने भी दिन है ना, 15-20 दिन, उनमें ना आप सिलेक्टेड चीजें पढ़ो। और ये जो 12-12 घंटे की मैराथन क्लास हो रही है, आपको हाथ जोड़ से निवेदन, आपसे हाथ जोड़ विनती करता हूं, ये मत देखो। एग्जाम देके आओगे ना, उस दिन एक सिंगल पर्सन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं आंख फोड़ फोड़ के मत देखो, धोखा होगा उस टाइम आपके। और आपको मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सिलेक्टेड कराऊंगा, इंपॉर्टेंट कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पेड कोर्स में देखने को नहीं मिले। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट कितनी थी आप खुद देख लो। सीटी ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से जो पेपर बना था उसी हिसाब से मैंने ये क्लास आपको करवाई है। जैसे सीटी ग्रेजुएट लेवल में इंडिया जीके किसी टाइप से क्वेश्चन आए थे, राजस्थान जीके किसी टाइप से आए थे, हिंदी के इसी टाइप से आए थे, रीजनिंग के इसी टाइप से आए थे, कंप्यूटर के इसी टाइप से आए थे, उसी टाइप से मैंने आपको करवाई है। तो क्लास आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके बताना। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको करवाए हैं, एक बार मुझे जरूर बताना। और जो न्यू स्टूडेंट है ना, उन सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या, आपकी सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि कमेंट करके आप मुझे पहले ये बताओ क्लास आपको कैसी लगी। मैंने क्लास शुरू किया था उस टाइम आपको बोला था कि अंत में आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। तो क्लास आपकी कैसी थी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपके कितने परसेंट सही हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से क्लास ली है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार वापस देख लेना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सारे विद्यार्थी क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट, आप मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बने रहिए चैनल के साथ, थैंक यू।